बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बेटे आप लोग? होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। हमने जो हमारा ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था, हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड बात की थी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होती है, कि इन्फ्लेशन, सबसे पहले हमने कुछ इन्फ्लेशन के बारे में रीड किया था कि इन्फ्लेशन क्या है। सिंपली सी बात है कि आपका ओवरऑल जो प्राइस लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा, जब हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो हमारे पास हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। हमने कुछ इन्फ्लेशन की बेटे हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स पढ़ी, कुछ हमने उसका सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ा, उसमें हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को पढ़ा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हमने लास्ट पे जो कंक्लूड किया था उसमें यही था कि जैसे ही आपकी इकॉनमी में अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है, अगर आप उसका जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, जिससे आपकी प्राइजेज़ क्या हो जाती हैं, डबल्ड हो जाती हैं, प्राइजेज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं। प्राइजेज़ इंक्रीज़ होने से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन की कंडीशन पैदा होती है, और जो इन्फ्लेशन की कंडीशन पैदा होने से आपकी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। मींस यानी अगर वही चीज़ देखें आप, अगर इकॉनमी में जब आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा होती है, आप 100 रुपीज़ में या 1000 रुपीज़ में आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आप जो है वैल्यू ऑफ मनी आपकी कम हो जाती है, मींस अगर हम इसको इस तरह से लिखें यहाँ पर कि अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी को आप जब इंक्रीज़ कर देते हैं, जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो उससे आपकी जो वैल्यू, आपकी मुल्क में प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। प्राइजेज़ के इंक्रीज़ होने से आपका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आपकी हाफ़ हो जाती है, या हम उसको ये कह सकते हैं कि वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं बेटे कि इन्फ्लेशन, हमारे मुल्क में जब इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है तो हमारे साथ जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने पढ़ा उसमें यही था कि आप जब क्वांटिटी अपने मुल्क में उसकी मिक़दार, ज़र की मिक़दार को बढ़ाते हैं तो आपकी प्राइजेज़ इंक्रीज़ करती हैं और उससे आपकी। देन उसके बाद बेटे हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, कुछ हमने डायग्राम पढ़ी थी कि डायग्राम से हमने किया था कि जैसे ही आप मनी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपकी जो है वो मनी सप्लाई आपका फेडरल रिज़र्व की तरफ से वो फिक्स्ड होती है। देन उसके बाद वो हमने कुछ डायग्राम पढ़ी थी, वो अगर आप लोगों को जहन में हो तो आपकी वो डायग्राम जो थी, ये डायग्राम थी आपकी कि मनी सप्लाई, आपकी डिमांड फॉर मनी अगर नेगेटिव स्लोप होती है तो मनी सप्लाई आपका वर्टिकल है, तो ये आपकी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, इसमें आपकी वैल्यू ऑफ मनी और आपकी प्राइस लेवल को शो करती है। जैसे ही आप मनी सप्लाई को फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंक्रीज़ कर देते हैं, MS1 से MS2 करते हैं, तो देखें आपकी ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ से डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी 1/2 से 1/4 होगी, और आपकी प्राइजेस भी क्या होगी, इंक्रीज़ करनी 2/4। ये आलमोस्ट वही पुरानी बात थी बेटे जो हमने इसको स्टडी किया। अभी जो हमने देखना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन टैक्स आपका, कि इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है। सिंपली बेटे आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है आपके मुल्क में, आप उसको बढ़ाते जाते हैं, प्राइजेस के इंक्रीज़ करने से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। व्हेन द गवर्नमेंट राइजेस रेवेन्यू बाय प्रिंटिंग मनी, इट इज़ सेड टू लेवी ऑन द इन्फ्लेशन टैक्स। मीन्स जब आपके मुल्क में, अच्छा, गवर्नमेंट अपने जो रेवेन्यू जनरेट करेगी उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्सेस हैं, ठीक है, टैक्सेस उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो इन्फ्लेशन टैक्स हमारे पास क्या कहलाता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा नोट को छापती है तो हमारा इन्फ्लेशन टैक्स होता है। एंड इन्फ्लेशन टैक्स इज़ लाइक एन टैक्स ऑन एवरीवन हु होल्ड्स मनी, और इन्फ्लेशन टैक्स हर उस इंसान के ऊपर लगता है जो कि पैसा रखता है। द इन्फ्लेशन ends when the government institutes fiscal reforms such as cuts in the government spending। अच्छा देखें, इन्फ्लेशन तभी कट्स हो सकती है, उसको उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट जो है ये देखे कि हम अपनी स्पेंडिंग जो है, गवर्नमेंट पैसा लगाए, ना कि जो है वो लोगों से जो है वो इसको सर्कुलेशन को रोके, मींस अपनी सर्कुलेशन ऑफ मनी को इंक्रीज़ करे। इसमें बेटे सबसे पहले हमारे पास जो एक टॉपिक आता है वो है फिशर आपका अफेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने थोड़ा सा एक पैराग्राफ अपनी बुक में रीड करना है 359 पेज पर।
अगर आप ये देखेंगे बेटे, आपका जो मुल्क में इंटरेस्ट रेट अगर आपका जो है वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये आपका लिंक करता है आपकी इकोनॉमी को फ्यूचर के साथ साथ और किस तरह से आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना है। मीन्स आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना बेटे, आप बेसिकली ये समझ लें को इंटरेस्ट रेट जो है आपका वो आपका लिंक कर रहा है किसके साथ, सेविंग के साथ भी, सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ, कि आप बताता है कि अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आपके मुल्क में जो है वो सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन उसके बाद बेटे आता है कि हमने एक रिलेशनशिप को हमने ज़ाहिर करना है कि मनी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। इसमें हमने इस चीज़ को जो कि मनी का इन्फ्लेशन के साथ और इंटरेस्ट रेट के साथ किस तरह से अफेक्ट चलता है, कि आपका क्या। अच्छा, ऐसा होता है कि बेटे आपका जो मनी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट के दरमियान जो आपका डिफरेंस आप रिलेशनशिप शो करेंगे, उसके लिए आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा कि नॉमिनल जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं। अब जैसे देखें हम बैंक की अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपको ये बताएगा कि किस तरह से आप अपने डॉलर जो आप या जो भी पैसा आपने वहाँ जमा कराया हुआ है उसकी वैल्यू कितने फास्ट, कितना नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, मतलब आपका पैसे जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, विल राइज ओवर टाइम। मीन्स आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको ये बताता है कि भी किस तरह से हाउ फास्ट द नंबर ऑफ डॉलर्स इन योर अकाउंट विल राइज ओवर टाइम, कि किस तरह से आपका नंबर ऑफ डॉलर्स या नंबर ऑफ रुपीज़ आपके अकाउंट में इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड आ जाता है द रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट हमें बताता है कि किस तरह से हाउ फास्ट द परचेजिंग पावर ऑफ योर सेविंग अकाउंट विल राइज ओवर टाइम, कि किस तरह से आपके सेविंग, यानी वही बात है कि आपके बैंक में सेविंग अकाउंट है, नॉमिनल आपको जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपको बताता है कि कितनी आपकी जो वहाँ पे पैसा है वो किस हद तक, मतलब किस तरह से ओवर टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और रियल आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ये बताएगा कि हाउ फास्ट द परचेजिंग पावर, कि आप उस पैसे से इकॉनमी में या मार्केट में जाके आप कितनी चीज़ें जो हैं वो आप उसको परचेजिंग पावर आपकी हो सकती है, विल राइज ओवर टाइम। द रियल इंटरेस्ट रेट इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस द इन्फ्लेशन रेट। मीन्स अगर हमने इन्फ्लेशन रेट निकालना है तो बेटे इन्फ्लेशन रेट का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये आप लोगों ने याद रखना है। रियल इंटरेस्ट रेट में से आपने नॉमिनल आपका इंटरेस्ट रेट में से आप माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है हमारा रियल इंटरेस्ट रेट। बेसिकली सिंपल सी बात है, आप इसको इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपको बताता है कि आप क्या कितने नंबर ऑफ़ पैसे, मतलब कितने नंबर ऑफ़ डॉलर्स आपके जो हैं वो टाइम के साथ साथ उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, कितने परसेंट। जैसे देखें फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट अगर सेविंग अकाउंट है, अगर आपका जो है वो इंटरेस्ट वहाँ पे आपको 5% मिल रहा है, तो मीन्स आपकी कितने परसेंट आपके पास वहाँ पे पैसे में इंक्रीज़ हो रहा है। हो सकता है इंटरेस्ट रेट आपके पास 10% हो जाए, तो मीन्स ओवर टाइम हमने ये देखना। लेकिन जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो हमें बताता है कि आप उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर रहते हुए कितना आप जो है वो आपकी परचेजिंग पावर जो है ऑफ योर सेविंग अकाउंट विल राइज ओवर टाइम हो जाएगी। और रियल इंटरेस्ट रेट हम किस तरह से निकालते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से जब आप इन्फ्लेशन रेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें बेटे और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैसे आएगा, यहाँ से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को यहीं रहने दें, इन्फ्लेशन को उठा के उधर ले जाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा, रियल इंटरेस्ट रेट में प्लस कर देंगे हम इन्फ्लेशन रेट, तो हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। अब हमारे पास बेटे इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट आता है वो है फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट करता है रेफर्स टू द 1-to-1 एडजस्टमेंट ऑफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टू द इन्फ्लेशन रेट, यानी 1-to-1 हमारा यानी कि उसका इंटरेस्ट है हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के साथ इन्फ्लेशन रेट। अकॉर्डिंग टू द फिशर इफेक्ट व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट राइजेस बाय द सेम अमाउंट। क्लियर होगी बात कि जब भी
आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगा तो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी एट द सेम अमाउंट आपका इंक्रीज़ करेगा। द रियल इंटरेस्ट रेट स्टेज द सेम, रियल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम रखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेटे एक डायग्राम है, इसको जस्ट आप ये देख लें कि ओवर टाइम आपके कुछ ईयर्स को उसने डिस्कस किया हुआ है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को, कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपका वेरी कर रहा है इन्फ्लेशन के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद बेटे सबसे पहले आज तक अब बहुत सारी आपकी इन्फ्लेशन को करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिस्ट ने, अब एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं, तो जो बायर होता है ना, बायर हमेशा जो है वो पैसे ज़्यादा पे करता है और सेलर्स क्या होंगे, वो ज़्यादा पैसे रिसीव कर रहे होंगे। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कुछ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ये सबसे पहले उसमें आता है फॉल इन परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन डज नॉट इन इटसेल्फ रिड्यूस पीपल्स रियल परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन दरअसल उनकी परचेजिंग पावर्स को दरअसल कम नहीं करती हैं, ठीक है। मीन्स देखें कि बायर है, इन्फ्लेशन बढ़ी, पैसे लोगों के पास जो है वो ज़्यादा पे करने पड़े हैं कम पैसों में, मीन्स उसकी वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, कम होगी। अब वो 1000 रुपये में कहाँ उसको जो है वो काफ़ी चीज़ें ले लेता था, अब उसको क्या है बहुत कम चीज़ें मिल रही हैं, मीन्स उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो गई। बायर को ज़्यादा पे करना पड़ता है उस चीज़ के लिए जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाती है, और सेलर क्या करता है, ज़्यादा रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। अब कुछ हमारे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हमने यहाँ पे इस बुक में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। शू लेदर कॉस्ट है, मेन्यू कॉस्ट है, रिलेटिव प्राइस अवेलेबिलिटी है, टैक्स डिस्टॉर्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स एंड इनकन्वीनियंस हैं, आर्बिट्रेरी रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ हैं। ये कुछ हमारे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट आर द रिसोर्सेज वेस्टेज व्हेन इन्फ्लेशन इनकरेज पीपल टू रिड्यूस देयर मनी होल्डिंग। फिर इन्फ्लेशन रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी, सो पीपल हैव एन इंसेंटिव टू मिनिमाइज देयर कैश होल्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेस कैश रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द बैंक। अब देखो लेस कैश होगा तो मोर फ्रीक्वेंट ट्रिप्स होंगे बैंक टू विड्रॉ मनी फ्रॉम इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट्स, और द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग योर मनी होल्डिंग इन दैट इज़ द टाइम एंड कन्वीनियंस यू मस्ट सेक्रीफाइस टू कीप लेस मनी ऑन हैंड। वही बात आ जाती है, वही बात बेटे कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगी तो आपके पास मनी क्या होगी, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपके हाथ में कम पैसे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आल्सो एक्स्ट्रा ट्रिप्स टू द बैंक टेक टाइम अवे फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब वही बात आ जाती है, पैसा जो है वो आपके पास वैल्यू उसकी कम होती चली जाती है और आपके पास जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। उसके बाद मेन्यू कॉस्ट है। मेन्यू कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग प्राइजेज ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी टाइम्स। इट इज़ नेसेसरी टू अपडेट प्राइस लिस्ट एंड अदर पोस्टेड प्राइजेस। ठीक हो गया, मीन्स मेन्यू कॉस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि भी हमारी प्राइजेस क्या क्या हैं, अपडेटेड होनी चाहिए कि पहले क्या थी प्राइस, अब क्या है प्राइस, ये सब चीज़ें। दिस इज़ अ रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस डैट टेक्स अवे फ्रॉम अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है रिलेटिव प्राइस अवेलेबिलिटी एंड द मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटे वही बात आ जाती है, रिलेटिव प्राइस अवेलेबिलिटी है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इन्फ्लेशन बढ़ती है, आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट्स रिलेटिव प्राइसेस है, कंज्यूमर डिसीजंस आर डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, मार्केट्स आर लेस एबल टू एलोकेट रिसोर्सेज टू देयर बेस्ट यूज़। अब कंज्यूमर्स के पास डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या चीज़ लें, वैल्यू कम है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, मार्केट्स में वो लेस एबल होंगे और जो मार्केट्स हैं वो भी लेस एबल होंगे कि अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करें। देन उसके बाद है इन्फ्लेशन इंड्यूस टैक्स डिस्टॉर्शन। उसके बाद इन्फ्लेशन एग्जेजरेट द साइज ऑफ कैपिटल गेन्स एंड इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑन दिस टाइप ऑफ इनकम। वही बात आ जाती है बेटे, टैक्स बर्डन हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। विथ प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपका टैक्स बढ़ता चला जाता है। कैपिटल गेन्स है, टैक्स मोर हैविली, टैक्सेस भी और ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इन्फ्लेशन इंड्यूस टैक्स, उसमें द इनकम टैक्स ट्रीट्स द नॉमिनल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सेविंग एज इनकम even though part of the nominal interest rate merely compensate for inflation, the after tax real interest rate for making saving less attractive। वही बात आ जाती है बेटे कि वही कि आप जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगी आपके पास जो परचेजिंग पावर है, आपके हाथों में पैसा कम हो जाएगा, आपकी सेविंग जो है वो लेस अट्रैक्टिव होंगी, लोग सेविंग नहीं कर सकेंगे। सेविंग क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करती जा रही है आपकी इकॉनमी में, जिससे आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग जो है वो लेस अट्रैक्टिव होती जाएंगी।
अच्छा, आपकी इस बुक में जो इन्फ्लेशन जो है वो टैक्स बर्डन ऑन सेविंग के साथ साथ चल रहा है। ये पूरा बेटे एक फार्मूलाज के साथ है। देखो इसमें आपकी एक्टिविटी आ सकती है बुक में या पेपर में, इसमें क्वेश्चंस कुछ पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड मैं आपको इंशाल्लाह एक दो न्यूमेरिकल सेंड करूँगी ताकि आप लोग इसको देख लें। रियल इंटरेस्ट रेट बेटे, ए इकॉनमी है उसमें प्राइस स्टेबिलिटी है, मीन्स उसमें इन्फ्लेशन नहीं है। इकॉनमी बी है उसमें इन्फ्लेशन मौजूद है। देन इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट रेट 4% है। अब इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ कर गया 8%, ठीक हो गया, 8 हो गया। अब उसके बाद नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमने रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट आपका। अब यहाँ पर क्या हुआ, रियल इंटरेस्ट रेट कितना है 4 जमा 0 आपका 4 आ गया, लेकिन इसमें क्या है आपकी इकॉनमी में इन्फ्लेशन मौजूद है तो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया, 4 और 8 को प्लस करें तो 12, मीन्स आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोग अपनी जो है वो ज़्यादा पैसे अगर कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ता जाएगा और उनकी सेविंग क्या होती चली जाएंगी, डिस्करेज होती चली जाएंगी। अब कहते हैं कि जी रिड्यूस इंटरेस्ट ड्यू टू 25% टैक्स। अब इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया 25% टैक्स की वजह से। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.25 को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के साथ। जब 0.25 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1, और जब 0.25 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अगेन देखें हमारा 25% टैक्स के साथ भी हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ है। टैक्स के बाद क्या होगा 0.75 मल्टीप्लाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगेन वही 0.75 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अब 3 आ गया, और यहाँ पर देखें कितना डिफरेंस है 9। आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, नॉमिनल में से इन्फ्लेशन रेट को माइनस करें 3 और 1, मीन्स आपकी इकॉनमी में स्टेबिलिटी को हम जब देखते हैं इन दो इकॉनमीज़ में कि रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास देखें कोई इफेक्ट इतना नहीं आया, हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सिर्फ 1% का जो है वो डिफरेंस है। लेकिन यहाँ देखें हमारे इकॉनमी में टैक्स के बाद इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना, रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना रह गया, 1 रह गया। तो यानी इसमें आप यहाँ से ये देख लें कि आपके मुल्क में आप जब आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो आपकी नॉमिनल के ऊपर अफेक्ट आता है, और रियल जो है वो आपकी इंटरेस्ट रेट अगर आपकी इकॉनमी में उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है साथ ही। लेकिन ये आप ज़रूर देख लें परचेजिंग पावर आपकी जो है वो कम हो जाती है डिमांड साइड पे अगर हम देखें, और उसके बाद आप जो है आपकी सेविंग डिस्करेज होती चली जाती है। कन्फ्यूजन एंड इनकन्वीनियंस व्हेन द फेड इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशन। अब देखें सेम वही बात होगी बेटे, जब हमारे फेडरल रिजर्व्स हमारे इंक्रीज़ करेंगे मनी सप्लाई को उन्होंने इंक्रीज़ करना है। मीन्स दो तरीके हैं बेटे, अब उसने अपनी जब इनकम को जनरेट करना है, इनकम को जनरेट करने के लिए उसके पास सर्कुलेशन लानी है, उसने क्रेडिट क्रिएशन करनी है। क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए फेड इंक्रीज़ करेगा मनी सप्लाई को। जब वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगा तो क्रिएट्स क्या करेगी, इन्फ्लेशन। It erodes the real value of unit of account. Inflation causes dollar at different times to have different real values. Therefore, with rising prices, it is more difficult to compare real revenues, cost and profits over time. Means वही बात है कि आपकी मुल्क में जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करती है, वैल्यू ऑफ मनी उसकी कम हो जाती है। अ स्पेशल कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड आपकी इन्फ्लेशन है। अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ among the population in a way that has nothing to do with either merit or need, or these redistributions occur because many loans in the economy are specified in term of the unit of account money। ठीक, देन बेटे इस जो हमारे पूरे चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी उसका हम कंक्लूजन करते हैं। द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस इन द इकॉनमी आर जस्ट टू ब्रिंग मनी सप्लाई मनी डिमांड इनटू बैलेंस। वही चीज़ें कि जैसे ही आपकी बेटे हमारे पास जो है वो आप वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारी कैसे कम होती है जैसे मुल्क में इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, और इन्फ्लेशन और आपका जो रिलेशनशिप होता है हम जिनकी इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट का और मनी का, ये रिलेशनशिप हम अपना जो है वो हम रियल और नॉमिनल की बेस पे करते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा।
कुछ हमने जो है वो इंडेसिस पढ़े हमने इन्फ्लेशन के, देन उसके बाद हमने पढ़ा कि बैंक जो है जैसे ही हमारा फेड जो है कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट बैंकर्स चूज टू लैंड और द अमाउंट हाउस होल्ड चूज द डिपॉजिट इन द बैंक्स, द फेड कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई इज़ इनपरफेक्ट। तो मीन्स हमारा सारा इसी पे है कि जैसे ही हमारे मुल्क में आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ करती है तो हमारा इन्फ्लेशन रेट मुल्क में इंक्रीज़ हो जाता है। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होने से हमारी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी की बेस पे बेटे आपका ये पूरा चैप्टर है, आप इसको देख लीजिएगा। और लास्ट पे मैं इंशाल्लाह आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने नॉमिनल और इंटरेस्ट रेट, आपका रियल इंटरेस्ट रेट निकालने, कुछ फार्मूला जो हमने पढ़े हैं उसको ध्यान से देख लें। और इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 एक्टिविटीज़ सेंड कर दूंगी, वो आपने न्यूमेरिकल्स एज असाइनमेंट के तौर पर वो आपने उसको परफॉर्म करना है। तो ओवरऑल इसमें हमारा ज़्यादा जो है एम्फेसाइज हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स और फार्मूलाज पे होगा। तो काइंडली इसको देख लीजिएगा। खुश रहें, अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।